आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर इलेक्शंस के नोट्स को पढ़ने जा रही हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाई इलेक्शंस मैटर, यानी चुनाव क्यों जरूरी है। लिखा है डेमोक्रेसी इज अबाउट मोर देन जस्ट मेजॉरिटी डिसीजंस। बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसी की बात मानी जाए। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति की राय और अधिकार भी इम्पोर्टेंट होते हैं। It requires that everyone has a fair chance to change representatives and hold them accountable for their actions. यानी डेमोक्रेसी में हर नागरिक को बराबर का मौका मिलता है कि अगर उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव का काम पसंद नहीं है तो अगले इलेक्शंस में वह किसी दूसरे व्यक्ति को चुन सके। साथ ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स अपने काम के लिए जनता के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं, यानी अपने किए गए सभी कामों के जवाब भी देते हैं। Without regular elections, the idea of self-government become hollow. इसका मतलब है कि अगर समय समय पर रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते तो सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद के द्वारा चुनी गई ये सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तब लोगों को अपनी सरकार चुनने का अवसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब देश के हर लेवल पर, चाहे नेशनल, स्टेट या लोकल लेवल पर, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस में सिटीजन्स सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज। इनके चुनावों में लोग सीधे वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसके बाद वही रिप्रेजेंटेटिव्स आगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा जैसे पदों के लिए चुनाव करते हैं। एन इलेक्शन गवर्नमेंट कम्स ओनली आफ्टर ब्रॉड डिस्कशन, लॉज आर मेड कीपिंग इन द माइंड मैंडेट्स। यानी चुनाव के बाद सरकार बनती है, इसके बाद कई विषयों पर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है और कानून बनाते समय जनता के मैंडेट यानी जनता के फैसले का ध्यान रखा जाता है। अ सिंगल पार्टी कंट्रोल और अ रूल ऑफ लीडर इज डेंजरस टू फुली मैच्योर डेमोक्रेसी। इस लाइन का मतलब है कि अगर हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी या कुछ ही नेता पूरी तरह कंट्रोल रखे तो यह एक मजबूत और स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड इंडियाज इलेक्शन मशीनरी, यानी भारत की चुनाव व्यवस्था। लिखा है रनिंग इलेक्शन इन अ country as large and diverse as India requires robust laws, system and independent institution and well coordinated work at every level, national, state and local। मतलब भारत बहुत बड़ा और अलग अलग संस्कृतियों वाला देश है, इसीलिए यहाँ चुनाव करने के लिए मजबूत कानून, अच्छी व्यवस्था और आज़ाद संस्था और साथ में नेशनल, स्टेट, साथ ही लोकल सभी लेवल्स पर मिलकर सही तरीके से काम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेक होल्डर्स इंक्लूडेड, यानी वो सभी जो इलेक्शंस कराने में मदद करते हैं। फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में चुनाव कराने वाली आज़ाद संस्था है। यह इलेक्शंस को निष्पक्ष और सही तरीके से करवाती है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट खड़े करती है और जनता से वोट मांगती है। नेक्स्ट सिविल सर्वेंट्स एंड पुलिस। सिविल सर्वेंट्स और पुलिस इलेक्शंस के दौरान व्यवस्था बनाए रखते हैं ताकि इलेक्शन शांति और सुरक्षा के साथ हो सके। वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस लॉज डिफाइंस द रोल एंड पावर ऑफ ऑल दीज स्टेक होल्डर्स, यानी संविधान और अलग अलग कानून यह तय करते हैं कि चुनाव से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं के क्या भूमिका और क्या अधिकार होने हैं। यानी संविधान ही तय करता है कि इलेक्शंस के दौरान लोगों को कौन कौन से काम निभाने हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। सफोलॉजी। सफोलॉजी वह साइंस है जिसमें इलेक्शन से जुड़े सभी टॉपिक्स की स्टडी की जाती है। सफोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के सेफो वर्ड से आया है, जिसका मतलब है पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि प्राचीन ग्रीक्स छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके वोट्स दिया करते थे, इसीलिए इस वर्ड का इस्तेमाल इलेक्शंस की स्टडी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द इलेक्टोरल सिस्टम।
लिखा है कि इंडिया में मुख्य रूप से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम को संविधान बनाने वालों ने चुना था। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इस्तेमाल राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ लोकल इलेक्शंस में किया जाता है। इस सिस्टम में किसी पार्टी को मिलने वाली सीटें उस पार्टी को मिले टोटल वोट्स के रेशियो में सीट्स दी जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर पार्टी किसी इलेक्शन के दौरान पार्टी ए को 60% वोट मिले और पार्टी बी को 40% वोट मिले, तो सीटों का बंटवारा भी लगभग इसी रेशियो में होगा, यानी पार्टी ए को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और पार्टी बी को उससे कम सीटें मिलेंगी। इस तरह पीआर सिस्टम में सीटें किसी पार्टी को मिले कुल टोटल वोट के रेशियो में सीट्स दी जाती हैं। आगे लिखा है कि कुछ राज्यों की विधान परिषद के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी सिस्टम। इस सिस्टम में किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% से ज़्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है। अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं मिलते तो सबसे अधिक वोट पाने वाले कैंडिडेट के बीच सेकंड राउंड्स कराया जाता है। इसे रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। यह सिस्टम इंडिया के जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं की जाती। नेक्स्ट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें लिखा है कि इंडिया के आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी यहाँ पर दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, जिसे हम लोअर हाउस और अपर हाउस कहते हैं। विधान परिषद के कुछ कैंडिडेट विधानसभा मेंबर लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट्स और टीचर द्वारा चुने जाते हैं, जबकि गवर्नर कुछ सदस्य को आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस जैसी जगहों में होने के आधार पर उन्हें नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है द लॉ गवर्निंग इलेक्शन, यानी चुनाव से जुड़े कानून। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। यह कानून तय करता है कि अलग अलग जगहों में सीट्स कितनी होंगी और कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जहां पर वोट दिया जाएगा वहां की सीमाएं कैसे तय की जाएंगी। यह कानून इलेक्ट्रोल रोल यानी वोटर लिस्ट को तैयार करने और समय समय पर उसे अपडेट करने में नियम बनाता है। यह कानून 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हर इंडियन सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट देने का अधिकार देता है। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। यह कानून इलेक्शंस कराने की पूरी प्रोसेस और इलेक्शंस के बाद होने वाले डिस्प्यूट्स यानी विवादों से जुड़े नियमों को बताता है। इस कानून में नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपेन, वोटिंग प्रोसीजर और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। नॉमिनेशन यानी नामांकन यानी नाम दाखिल करना, इलेक्शन कैंपेन यानी चुनाव प्रचार करना, वोटिंग प्रोसीजर यानी वोटिंग की सारी प्रोसेसेस और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी विवाद सुलझाने। तो इस कानून में इन सभी के नियम दिए गए हैं। इस कानून में यह भी बताया गया है कि इलेक्शंस के दौरान कौन कौन से काम अपराध और करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट तरीके से माने जाते हैं। ऑफरिंग गिफ्ट, ब्राइब आर प्रोमिस्ड टू इन्फ्लुएंस वोटिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वोट पाने के लिए गिफ्ट्स यानी उपहार, ब्राइब यानी रिश्वत या कोई झूठे वादे करता है तो यह चुनाव अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति लोगों के रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी या लैंग्वेज के आधार पर वोट देने या वोट लेने की अपील करता है तो यह भी इलेक्शंस के लिए अपराध माना जाता है। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी सरकारी अधिकारियों जैसे जज, पुलिस या आर्म फोर्स या दूसरे कानूनी अधिकारों की मदद लेता है तो यह भी कानून के खिलाफ है। थर्ड, प्रेसिडेंटल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। यह कानून इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराने की पूरी प्रोसेस के नियम तय करता है। ये सभी कानून मिलकर यह इंश्योर करती हैं कि इंडिया में इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए जाएं। दे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये कानून हर नागरिक के इस अधिकार की रक्षा करते हैं कि वे अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन कमीशन। लिखा है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी
कि बाउंड्रीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब जनसंख्या में बदलाव होता है तब इसकी सीमाएं भी बदलती जाती हैं। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन यानी वह प्रोसेस जिसमें हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों की संख्या और कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाएं तय की जाती हैं। इसका मुख्य गोल ये है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जगहों में पॉपुलेशन के अनुसार सीटों का मेंटेन बना रहे। अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है कि एक एमपी केवल 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे और दूसरा 25 लाख लोगों को। इससे सभी लोगों को बराबर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द डिलिमिटेशन कमीशन, यानी संविधान का आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का प्रावधान करता है। भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जा चुकी हैं। आगे लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमियस यानी एक आज़ाद और परमानेंट यानी स्थायी संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक ईसीआई की पावर और ड्यूटीज बताई गई है। यानी संविधान में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है। नेक्स्ट है की फंक्शंस ऑफ ईसीआई। ए, क्रिएटिंग इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर घर में इन्यूमरेटर्स यानी अपने कर्मचारी भेजता है ताकि वोट देने के योग्य लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा सके। नेक्स्ट, इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, ऑर्गेनाइज पोलिंग स्टेशन वाइज, यानी वोटर लिस्ट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोलिंग स्टेशन के अनुसार तय की जाती है। ओनली दोज लिस्टेड ऑन द रोल में वोट, यानी जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होता है वही वोट दे सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट को अपडेट, वेरीफाई और करेक्ट किया जाता है। जो लोग अभी 18 साल के हुए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, वह कहीं और शिफ्ट हो गया है, उसका नाम 2 बार लिस्ट में दर्ज हो गया है या उसका पता नहीं चल रहा कि वह अब है या नहीं, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। बी, डिसाइडिंग इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब किसी लेजिस्लेचर का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है या उससे पहले ही उसका कार्यकाल भंग कर दिया जाता है तो तब ईसीआई चुनाव कराने की प्रोसेस दोबारा शुरू करती है। इलेक्शंस की तारीख तय करते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेदर, फार्मिंग सीजन, एग्जाम शेड्यूल, फेस्टिवल और लोकल कंडीशंस जैसी बातों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलोकेटिंग सिंबल, यानी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह इंश्योर करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने संगठन के अंदर भी समय समय पर इलेक्शंस कराए ताकि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी की व्यवस्था बनी रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को 3 भाग में बांटती है: नेशनल पार्टी, स्टेट रीजनल पार्टी और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ऑप्शन डी, नहीं, पॉइंट डी, इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें लिखा है EVMS, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विथ ब्रेल फॉर विजुअली इंपेयर्ड वोटर। इसका मतलब है कि इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को देखने में कठिनाई होती है उनके लिए ईवीएम पर ब्रेल लैंग्वेज की सुविधा दी जाती है। इससे वे बिना किसी मदद के अपना वोट आज़ादी से डाल सकती हैं, क्योंकि जो देख नहीं सकते वो ब्रेल वर्ड्स को छूकर पता लगा सकती हैं कि किसे वोट देनी है। VVPAT यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल फॉर ट्रांसपेरेंसी इन वोट काउंटिंग। इसका मतलब है कि VVPAT एक ऐसी मशीन है जो वोट देने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए एक पेपर स्लिप दिखाती है। इससे वोटर्स यह देख सकती हैं कि उसका वोट सही कैंडिडेट को गया है या नहीं। इससे वोट काउंटिंग की प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनती है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इनिशिएटिव फॉर PWDS सीनियर सिटीजन
ट्रांसजेंडर पर्सन एंड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका मतलब है कि इलेक्शंस सभी लोगों को वोट देने का समान अवसर देने के लिए विशेष फीचर्स देता है। इसमें PWDS यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या फिर 85 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले सीनियर सिटीजन, साथ ही ट्रांसजेंडर पर्सन और पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये सभी शामिल है ताकि वे आसानी से वोट दे सकें। आगे लिखा है कि होम वोटिंग इंट्रोड्यूस फॉर सीनियर सिटीजन अबाउट 85, यानी 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग नागरिकों और 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग वाले लोगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का पूरे इंडिया में पहली बार 2024 के जनरल इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया। आगे लिखा है डिजिटल इकोसिस्टम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई डिजिटल ऐप्स बनाई हैं, जैसे सी विजिल, सक्षम, सुविधा, वोटर हेल्पलाइन, ETPBS, इरोनेट और सुगम। ये ऐप्स वोटर, कैंडिडेट्स और इलेक्शन ऑफिशियल्स को चुनाव से जुड़े अलग अलग कामों में मदद करती हैं। ध्यान देने वाली बात, 2024 में इंडिया में 96.8 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स थे। इतनी बड़ी संख्या में चुनाव कराना दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा और अनोखा इलेक्शन कार्य माना जाता है। आगे लिखा है कि हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, यानी इस दिन लोगों को वोट के इंपॉर्टेंस और अपने वोट के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल इलेक्ट्रोल मशीनरी। इसमें लिखा है चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय ECI फ्रॉम सिविल सर्वेंट, यानी हर राज्य में चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर यानी CEO होता है। इसकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सिविल सर्वेंट्स में की जाती है। हर राज्य में चुनाव की पूरी व्यवस्था की देखरेख यही करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार चुनाव के समय अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के रूप में इलेक्शंस की पूरी प्रोसेस को सही तरीके से पूरा करवाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिजिटल इकोसिस्टम ऐप्स। अब ऐप्स के बारे में पढ़ते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों की सुविधा, पॉलिटिकल पार्टीज और चुनावों के लिए मदद के लिए बनाई है। फर्स्ट है सुविधा ऐप। सुविधा ऐप कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाई गई है। इस ऐप की मदद से कैंडिडेट्स मीटिंग्स, रैलीज, व्हीकल्स और लाउड स्पीकर जैसी चीज़ों की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है और अपनी परमिशन स्टेटस भी देख सकता है। नेक्स्ट है ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। यह सर्विस वोटर्स को कहीं से भी पोस्टल बैलेट प्राप्त करने और उसका इस्तेमाल करके वोट देने में मदद करती है। नेक्स्ट है इरोनेट। इरोनेट इलेक्शन से जुड़े फॉर्म्स और दूसरे रिकॉर्ड्स को सही तरीके से प्रोसेस और मैनेज करने में मदद करता है। यह इलेक्शन से जुड़े डाटा, मैंडेट और रिजल्ट्स तक आसानी से पहुंचाने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से वोटर्स रजिस्ट्रेशन, कंप्लेन, वेरिफिकेशन और इलेक्शन से जुड़ी जानकारी, साथ ही नई अपडेट हासिल कर सकती हैं। नेक्स्ट है सुगम ऐप। सुगम ऐप इलेक्शंस में इस्तेमाल होने वाली व्हीकल्स का रिकॉर्ड रखने, उनके रियल टाइम ट्रैक करने में मदद करती है। इससे काम आसान होता है, गलतियां कम होती हैं और हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप खासकर PWDS यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, यानी जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए बनाई गई है। यह उनके वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाती है और पोलिंग बूथ तक सुरक्षित पहुंच जैसी सुविधाएं भी देती है। नेक्स्ट है सीविजिल ऐप। सीविजिल ऐप की मदद से कोई भी सिटीजन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के उल्लंघन या इलेक्शन से जुड़ी किसी गलत गतिविधि की फोटो और लोकेशन के साथ शिकायत कर सकता है। इससे इलेक्शन आयोग जल्दी कार्रवाई कर सकता है। आगे लिखा है लास्ट लाइन, टुगेदर वी इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग एंड फेयर डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि जब वोटर्स, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सभी जिम्मेदार नागरिक अब जिम्मेदारी से और ईमानदारी से अपना काम निभाते हैं, तब मिलकर हम एक स्ट्रॉन्ग और फेयर डेमोक्रेसी बनाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर द प्राइमरी लिंक बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नेंस।
मतलब बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, यानी ये जनता और सरकार को आपस में जोड़ने का काम करती है। वोटर्स ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से कैंडिडेट्स उनकी पॉलिसीज यानी उनकी नीतियाँ, उनके डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है इनकी। ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की पब्लिक ओपिनियन को समझती है, लोगों के राय को समझती है और उनसे उसे एक सही डायरेक्शन देने का काम करती है। कैंपेन्स ऑन स्पेसिफिक इशू, यानी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के दौरान इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर प्रचार करती है और लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताती है। ऑफर्स वोटर मीनिंगफुल चॉइस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को अलग अलग उम्मीदवार और नीतियों में से अपनी पसंद का चॉइस चुनने का अवसर देती है। इनेबल इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को सही जानकारी देती है ताकि वे सोच समझकर अपना वोट दे सके। नेक्स्ट, विनिंग पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला वही गवर्नमेंट बनाती है और अपनी पॉलिसीज यानी अपनी नीतियों को लागू करती है। नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी क्या होती है? इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी थ्रू डिबेट्स एंड कमेटी पार्टिसिपेशन, यानी जो पार्टी सरकार नहीं बनाती, यानी जो हार जाती है सरकार, वह अपोजिशन पार्टी कहलाती है। यह अपोजिशन पार्टी सरकार के काम पर नज़र रखती है, उनके कामों पर डिबेट करती है, कमिटीज़ यानी समितियों के जरिए से सरकार से सवाल करती है और उनके कामों के जवाब मांगती है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम रिफ्लेक्टिंग इट्स डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड रीजन्स, यानी भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी यहाँ कई राजनीतिक दल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स और रीजन यानी अलग अलग क्षेत्र हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी होने से अलग अलग लोगों की राय और ज़रूरतों का मतलब जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी पॉलिटिकल पार्टी को बदलना। डिफ्लेक्शन का मतलब है व्हेन एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ abandons the party on whose ticket they were elected by joining another party or voting against party instruction. डिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई चुना हुआ मेंबर यानी किसी पार्टी का सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुनाव जीता था, या किसी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है, या अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट देता है। नेक्स्ट है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है या पार्टी विप कर देता है, यानी पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे सदन की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे मामलों में आखिरी फैसला स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लिखा है क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन, यानी नेशनल पार्टी की पहचान के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए वे यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट, सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन अ लोकसभा असेंबली इलेक्शन एंड विंस फॉर लोकसभा सीट। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 6% वैलिड वोट्स हासिल करे और साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी जीते तो उसे नेशनल पार्टी माना जा सकता है। विन एट लीस्ट 2% ऑफ लोकसभा सीट विद कैंडिडेट फ्रॉम एट लीस्ट 3 स्टेट। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी कम से कम 3 राज्यों में उम्मीदवार जिताकर लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट जीत ले तो उसे नेशनल पार्टी की मान्यता मिल सकती है। रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इज एट लीस्ट 4 स्टेट, यानी अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो वह नेशनल पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन। स्टेट पार्टी की पहचान के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं।
लिखा है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड विन एटलीस्ट 2 असेंबली सीट। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वैलिड वोट प्राप्त करे और कम से कम 2 असेंबली सीट जीते तो उसे स्टेट पार्टी माना जाता है। सेकेंड पॉइंट, सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट। यानी अगर कोई पार्टी किसी राज्य में लोकसभा इलेक्शंस में 6% वैलिड वोट्स प्राप्त करे और कम से कम 1 लोकसभा सीट जीते तो उसे स्टेट पार्टी की मान्यता मिल सकती है। थर्ड क्राइटेरिया, विन एटलीस्ट 3% ऑफ असेंबली सीट्स और एटलीस्ट 3 सीट्स। अगर कोई पार्टी असेंबलीज की कुल सीटों का 3% या कम से कम 3 सीट जीतती है तो वह स्टेट पार्टी बन जाती है। विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट अलॉटेड टू दी स्टेट। अगर किसी राज्य को हर 25 लोकसभा सीट्स पर कम से कम 1 सीट किसी पार्टी द्वारा जीती जाती है तो वह भी स्टेट पार्टी बनने की एक शर्त है। और लास्ट, सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी किसी राज्य में लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में 8% वैलिड वोट प्राप्त कर ले तो उसे स्टेट पार्टी की मान्यता मिल सकती है। इसके बाद है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये ऐसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो इलेक्शंस में जरूरती वोट परसेंटेज हासिल नहीं कर पाती। इस पार्ट में वे पार्टी भी आती हैं जो रजिस्ट्रेशंस के बाद कभी इलेक्शंस लड़ी ही नहीं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल अलायंस, यानी राजनीतिक गठबंधन, जब कई पार्टीज एक साथ मिल जाती है। लिखा है सिंगल पार्टी डोमिनेंस एंडेड बाय 1967 कोलिएशन पॉलिटिकल्स बिगन। यानी 1967 के बाद एक ही पार्टी का लगातार प्रभाव कम होने लगा और कोलिएशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। यानी 1967 से पहले सिंगल पार्टी इलेक्शन लड़ा करती थी, लेकिन 1967 के बाद कोलिएशन पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। यानी इसमें दो से ज़्यादा पार्टीज एक साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकती थी। इसी को गठबंधन कहा जाता है। इंडिया की पहली नेशनल कोलिएशन गवर्नमेंट यानी जनता गवर्नमेंट 1977 में सत्ता में आई। 1990 के दशक के अंत में एनडीए यानी जिसको लीड बीजेपी करती है और यूपीए या फिर इंडिया अलायंस जिसको लीड इंडिया नेशनल कांग्रेस करती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक गठबंधन रही हैं 1990 के दशक से। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी आज़ाद और निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के चुनाव करते समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं। फर्स्ट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली फेक न्यूज़ और गलत जानकारी चुनावों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वोटर इंटिमिडिएशन एंड बूथिंग कैप्चर, यानी वोटर्स को डराना धमकाना या बूथ कैप्चर भी निष्पक्ष चुनाव के लिए बड़ी समस्या है। मिसयूज ऑफ मनी पावर बाय कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स चुनाव जीतने के लिए धन का गलत इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्शन के लिए बहुत गलत होता है, अपराध माना जाता है। नेक्स्ट, अपीलिंग टू रिलीजन कास्ट और कम्युनिटी, यानी धर्म जाति या किसी कम्युनिटी के आधार पर वोट मांगना भी इलेक्शन के खिलाफ माना जाता है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन रिमोट डिफिकल्ट टेरेन, यानी दूर दराज और कठिन जगहों में इलेक्शन और कर्मचारियों को पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यह इंश्योर करना कि समाज के हर वर्ग विशेषकर कमजोर और जो लोग इन इलेक्शन से वंचित रह जाते हैं उनको आसानी से वोट कराने का अवसर मिले, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है हाउ द ईसीआई एड्रेसेस द चैलेंजेस, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चुनौतियों का समाधान कैसे करती है। फर्स्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू करती है ताकि सभी कैंडिडेट्स और पार्टी नियमों का पालन करें। ईवीएम का इस्तेमाल करके वोट को तेज, सुरक्षित और आसान बनाया जाता है। वीवीपीएटी की मदद से वोटर यह देख सकता है कि उसका वोट सही कैंडिडेट को गया है जिसे
ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। यानी वीवीपीएटी में जब आप वोट डालते हो तो एक स्लिप आपके सामने स्क्रीन से फ्लैक्चुएट होकर या फिर घूम कर जाती है, तो उससे आपको दिख जाता है कि आपने किसको वोट डाली है। नेक्स्ट, सीविजिल ऐप। सीविजिल ऐप के जरिए से नागरिक इलेक्शन से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी की तुरंत शिकायत कर सकती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 इलेक्शन से जुड़े नियम तय करते हैं और इलेक्शंस को निष्पक्ष बनाने में मदद करते हैं। और लास्ट, वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को वोट के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक करने के लिए वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट का सही इस्तेमाल करें। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। नोट्स कंप्लीट हुए, चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नोट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो